अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल भाई? ठंड के डेरे उसी तरह कायम हैं। परवाज़ें मुतासर हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 30 परवाज़ें या तो मुतासर हुई हैं या मनसूख हुई हैं या किसी अल्टरनेटिव एयरपोर्ट पर उतारी गई हैं। और 1 जनवरी से अब तक बाय द वे 300 परवाज़ें हैं जिनका स्केड्यूल मुतासर हुआ है। मोटरवेज़ बंद हैं मुख्तलिफ मकामात पे से। इन केस यू आर ट्रैवलिंग, प्लीज़ आप या तो मार्जिन रख के निकलें कि अगर आप बस पे जा रहे हैं तो आपको 16 के बजाय 24 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आप परवाज़ से जा रहे हैं तो आपकी परवाज़ या तो कैंसिल हो सकती है या फिर उसका टाइम चेंज हो सकता है। सो बहुत सारी कमिटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें वक्त पे पहुंचना ज़रूरी होता है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। इस सर्दी की सूरत हाल में भी आज से स्कूल ज़ाहिर है कभी ना कभी तो खुलने ही थे। पंजाब की बात करेंगे, आज से स्कूल खुल रहे हैं। टाइम थोड़ा सा आगे किया गया है लेकिन अदरवाइज़ लाहौरी परेशान हैं क्योंकि उनसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वैसे हर साल ये कहते हैं भाई ऐसी सर्दी तो पहले पड़ी नहीं, लेकिन एक्चुअली इस मरतबा काफ़ी मेरे दोस्तों से बात हुई, फेस टाइम वगैरह भी हुआ और सब ने कहा कि भाई नहीं, इट इज़ अनदर लेवल दिस टाइम अराउंड। फील्स लाइक वाला मामला ज़्यादा तबाहकुन है। खैर, हम क्रिकेट से तो शुरू करते ही हैं अक्सर शो जब क्रिकेट चल रही होती है, और अभी भी बात करेंगे तफसील से। फ़ोटोशूट वगैरह कराया, बॉयज़ ने प्रैक्टिस भी की है, लेकिन और स्पोर्ट्स को शायद उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। हमारी इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम रोशन करें, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स वेमेन, स्पोर्ट्समैन कोई कामयाबी समेटें, हम यहाँ पर बताएं नहीं सिर्फ, बल्कि उसको सेलिब्रेट करें। और ऐसा ही कल भी हमने किया था। और भाई कशमाला तलत तो रुक ही नहीं रही हैं माशाल्लाह। पाकिस्तानी शूटर हैं कशमाला तलत, इनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। और पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ और कशमाला तारिक की जोड़ी अब एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप में कांसी का तमगा जीत कर पेरिस ओलंपिक्स के मिक्स्ड इवेंट में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई है। इन्होंने अपना स्लॉट कर लिया है पक्का। कल भी मैं इस फुटेज को देख रहा था बड़े गौर से, एंड आई वाज सो फैसिनेटेड बाय इट। ये पूरी साइंस है शूटिंग, मतलब कंसंट्रेशन, आई साइट, neck position, jaw structure, everything. They are sports dentist in the world, जो कि इस किस्म के जो प्लेयर्स होते हैं उनकी अगर अलाइनमेंट कहीं से बेहतर हो सकती है उस पर काम करते हैं। पहली बार एक्चुअली पाकिस्तान की किसी शूटिंग जोड़ी ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। दोनों शूटर्स ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में एक कारनामा सर अंजाम दिया, एज इन ब्रॉन्ज मेडल लिया। और इससे पहले कशमाला तो अपनी इंडिविजुअल इनफरादी कैटेगरी में भी सिल्वर मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और यूं कशमाला तलत एशियन चैम्पियनशिप में अपना तीसरा इवेंट अब खेलने के लिए तैयार हैं, जो कि जुमेरात को होगा। ये तो अच्छी बात हो गई। दूसरी तरफ अब पता नहीं ये बात आपको कितनी अच्छी लगती है, लेकिन हम आपको याद कराते रहते हैं कि एशिया कप, वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज़ में शिकस्तों के बाद और ठीक ठाक बुरी शिकस्तों के बाद अब पाकिस्तान टीम अपने फेवरेट फॉर्मेट T20 को खेलने के लिए तैयार है। इनफैक्ट जा रही है। न्यूजीलैंड से मुकाबला है। फिलहाल मोराल डाउन ही सही, लेकिन कीवीज़ के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहरहाल बेहतर रहा है। इसके बावजूद कुछ मसलों का हल निकालना हमें पड़ेगा। बाबर आजम और रिजवान T20 की कामयाब ओपनिंग जोड़ी तस्वुर किए जाते हैं। बड़े ज़बरदस्त इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाए हैं, मगर रन्स बनाने की रफ्तार पर सवालात उठते रहे हैं। कहा जा रहा है कि जाहिर मिजाज ओपनर साइम अयूब रिजवान के साथ ओपन कर सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है? न्यूजीलैंड में वो कल तेज़ गेंद के साथ प्रैक्टिस करते भी नजर आए। दूसरा मसला है विकेट टेकर स्पिनर्स की तलाश का, और पीसीबी को इस मसले पर संजीदगी से सोचना पड़ेगा क्योंकि शादाब खान की फॉर्म में वापसी का भी एक हद तक ही सर्टनली इंतज़ार किया जा सकता है। और विकेट टेकर स्पिनर्स जो हैं हमें दरकार हैं। टीम में लाए गए मौजूदा स्पिनर्स अब तक मुतासिर करने में वैसे एज सच किसी को कामयाब हुए नहीं हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 होगा 12 जनवरी को ऑकलैंड में। इसी पे बात करेंगे हम। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान याह्या हुसैनी हैं। नहीं हैं। अच्छा, अभी वो मीनवाइल वी कनेक्ट टू याह्या हुसैनी। हम ये फोटोशूट दिखाते हैं आपको, फुल स्क्रीन पे दिखाते हैं थोड़ा सा। तस्वीर कोई भी उतरवा रहा हो, बाद में अपनी तस्वीर सभी देखते हैं कि ठीक आई है कि नहीं आई है। अच्छा, ये सारे ही आपको नज़र आ रहे हैं। साहबजादा फरहान थे, साइम अयूब हैं, आमिर जमाल थे। आमिर जमाल तो फाइंड ऑफ द टेस्ट सीरीज़ रहे हैं। हारिस भी नज़र आ गए फाइनली।
आजम मुझे लग रहा है ही हैज़ लाइक कुछ इन्होंने वेट कम किया हुआ है, या तो मुझे लग रहा है, पता नहीं। क़यादत करने वाले कप्तान शाहीन शाह अफरीदी अपने सिग्नेचर पोज में, आपको पता है जब वो विकेट लेते हैं तो यही नज़र आता है उनका पोज इन द ग्राउंड व्हेन ही सेलिब्रेट्स। हसीबुल्लाह जिनको पहली बार गालिबन बहुत से लोग देखेंगे, और हमारे नंबर 1 बैटर, not anymore, but you know he has been number 1 for so many days and weeks and months, बाबर आजम। मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, और नहीं इफ्तिखार ही कहेंगे हम, कोई रिश्ता नहीं जोड़ेंगे हम इफ्तिखार के साथ फ़िलहाल अपने, आपको पता है ना, ज़मान फ़ख्र। चलें जी, बेहतरीन हो गया। और ये वो मरहला, चाहे आप खिलाड़ी हों चाहे आप कोई भी हों, तस्वीरें लेने के बाद आपने प्रीव्यू देखना ही होता है, और आप फिर कभी सेटिस्फाई होते हैं कभी नहीं भी होते। बट एनी हाउ, ये तस्वीरें तो तब ज़्यादा स्क्रीन पे नज़र आएंगी जब ये रिकॉर्ड्स बनाएंगे, जब ये विकेटें लेंगे, जब इनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बनेंगे। उम्मीद तो हम अभी भी अच्छे की करेंगे। याहया हुसैनी हमें ज्वाइन कर चुके हैं फाइनली। अस्सलाम वालेकुम याहया, गुड मॉर्निंग। वैसे अब लड़के मौजूद हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कुछ कॉम्बिनेशन चेंजेस की बात भी की जा रही है, बट दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल दैट वी कुड हैव मौजूदा सर्कमस्टांसेस में जो हमने टीम तश्कील दी है टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला सुल्तान। और वो जिस तरह बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी है ना, तो उस तरह आप अकेले जो है ना कुछ नामुकम्मल से लग रहे हैं विदाउट हुमा। हुमा वुड बी बैक सून। He's in Lahore. तो बिल्कुल ठीक है आपने अब्दुल्ला, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन है, जो पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ है, जो पाकिस्तान टीम की अहलियत है, जो पाकिस्तान टीम की सलाहियत है, इस मुख्तसर फॉर्मेट की T20 क्रिकेट में उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और न्यूजीलैंड ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया है इस सीरीज में। पाकिस्तान टीम के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो कुछ हमने हासिल किया ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल उससे उलट होने वाला है। और जब हमारी टीम इस दौरे को मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंचेगी तो हमारे हाथ खाली नहीं होंगे, ट्रॉफी हमारे हाथ में होगी इंशाल्लाह। ये तो ज़बरदस्त सीन हो गया, आपने तो परफेक्ट पिक्चर खींच दी है। बट व्हाट आर द चेंजेस दैट वी वुड एक्सपेक्ट? ज़ाहिर है एक बड़ी सीरीज़ है, हम कुछ तजर्बा भी कर सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप। कुछ सहाफ़ी भी सजेशन देते हैं ना, एक पावर ऑफ सजेशन होती है कि भाई ये ट्राई कर लें, वो ट्राई कर लें, या फिर आपको PCB के अंदर से खबरें मिल रही हों, वही रिवायती जोड़ी होगी, उसके बाद जो आते रहे हैं लोग वहीं आएंगे, या फिर कुछ तजर्बात किए जाएंगे इस मर्तबा? नहीं, बिल्कुल आपको कुछ अलग नजर आएगी इस बार टीम। प्लीज बताएं ना। बाबर और रिजवान की बात नहीं हो रही कि बाबर और रिजवान किसी को अच्छे नहीं लगते, या बाबर और रिजवान जो है अब उनकी जोड़ी तोड़ देनी चाहिए, सबको अच्छे लगते हैं, इसमें क्या मसला है? हाँ, आपको तो आगे बढ़ना है और आपको जो इस वक्त मुस्तकबिल के तकाजे हैं उनके साथ अपने आप को हम आहंग करना है। और इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की मौजूदा टीम को देखते हैं तो इस T20 फॉर्मेट में जो भी आ रहा है वो टॉप ऑर्डर का ही बेटर है। या तो उसको अपने आप को टॉप ऑर्डर में एडजस्ट करना है, या उसको अपने आप को मिडल ऑर्डर में एडजस्ट करना है। पाकिस्तान टीम का मसला ये है कि मिडल ऑर्डर के आपके पास बैट्समैन है नहीं, तो जो ओपनर आ रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, या तो वो मिडल ऑर्डर में खेलेगा या वो फिर अपनी पोजीशन पे खेलेगा। बाबर और रिजवान ने जो कारकर्दगी का मुजाहरा कर दिया है हालिया अरसों में, तो वो किसी के लिए खाली जगह करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह ये भी थी कि ड्राइविंग सीट पर बाबर आजम थे, वो इस टीम को लीड कर रहे थे, वो इस टीम के फैसले कर रहे थे। लेकिन अब ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद हफीज मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट खेले हैं, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी का उनके पास एक्सपीरियंस है, और वो इस टीम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, और वो बैकअप प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जो आपने देखा 3.5 साल में हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ थी नहीं। एक वर्ल्ड कप में नसीम शाह के अनफिट हुए कि ऐसा लगा कि हमारी तो जान ही निकल गई बॉलिंग की। तो अब आपको थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा, और साइम अयूब आए हैं, फखर जमान है। अब बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि इनिंग का आगाज बाबर और रिजवान करते हैं, लेकिन आपके पास साइम भी होंगे, आपके पास फखर भी होंगे। फखर ने तो पहले ही हथियार डाल दिए हैं, उन्होंने कहा कि भाई टीम मैनेजमेंट ने मुझे बता दिया है कि या तो मैं 3 पे खेलूंगा, और बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया तो मैं नंबर 4 पर, इससे नीचे मैं जा नहीं सकता। तो अब देखना ये होगा कि साइम अयूब जो कि पाकिस्तान टीम में शामिल हुए थे,
और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सिडनी में उन्होंने डेब्यू किया है। खबरें यही आ रही है कि उनके लिए ओपनिंग का स्लॉट जो है वो खाली किया जाएगा। या तो बाबर नीचे आएंगे या फिर मोहम्मद रिजवान। मोस्ट प्रोबेबली जो पहला T20 इंटरनेशनल ऑकलैंड में है उसमें बाबर आजम को हम नंबर 3 पर खेलता हुआ देखेंगे और वहां पर रिजवान के साथ इनिंग का आगाज आपको साइम करेंगे नजर आए। साइम के लिए तो बड़ी बात है। प्रेशर भी मुझे लगता है इसमें थोड़ा बढ़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में हमने डेब्यू तो देखा उनका, लेकिन वो थोड़े से शुरू में या तो नर्वस थे या क्या था। खैर, आई होप ही हैज़ ऑल्सो मूव्ड ऑन एज वी हैव ऑल्सो मूव्ड ऑन। हम स्पिनर की बात कर रहे थे। शादाब खान ज़ाहिर है नहीं है अवेलेबल, उनकी फॉर्म का मसला है, पता नहीं कब तक वापस आते हैं इन रिदम इन फॉर्म। बट व्हाट अल्टरनेटिव्स डू वी हैव? आर वी सफिशिएंट इन स्पिन बॉलिंग? देखिए, इस वक्त जो मौजूदा रिसोर्सेज आपके पास न्यूजीलैंड में मौजूद है उसमें उसामा मीर है और मोहम्मद नवाज है। आई डोंट थिंक सो कि मोहम्मद नवाज को मैं प्लेइंग 11 में देख रहा हूँ। उसामा मीर के साथ हम पहले T20 मैच में ऑपरेट करते हुए दिखाई देंगे और मिडिल ऑर्डर में कोई नौजवान आपको नजर आएगा। अगर तो आजम खान खेले, मुझे नहीं लगता कि वो पहले T20 मैच में खेलेंगे, तो फिर विकेट कीपिंग रिजवान नहीं करेंगे। तो रिजवान को नई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। रिजवान शाहीन के डिप्टी के तौर पर इस सीरीज में आपको एक्शन में दिखाई देंगे। और पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के साथ जो ये 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला T20 जुम्मे को खेलने जा रही है ऑकलैंड में, वहां पर एक बात तो तय है कि आपके टॉप 4 जो बैट्समैन हैं उसमें साइम है, फखर है, बाबर है और मोहम्मद रिजवान है। फिर मोस्ट प्रोबेबली एक स्लॉट जो है वो इफ्तिखार अहमद की शक्ल में मौजूद है। एक जगह जो है वहां पर बड़ा टफ कंपटीशन है कि वहां पर कौन खेलता है। तो ये पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन है। बॉलिंग में अगर आप बात करते हैं तो आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया के दौरे की फाइंड है, वो आपको पहले T20 मैच में एक्शन में दिखाई देंगे। बाय द वे वो T20 डेब्यू कर चुके हैं 2022 जी। इंग्लैंड की टीम जब आई थी पाकिस्तान साथ T20 मैच खेलने के लिए तो कदाफी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया था। तो बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उनकी आमद T20 क्रिकेट से ही हुई और जो कारकर्दगी उन्होंने पेश कर दी है ऑस्ट्रेलिया के दौरे में बैट और बॉल के साथ, उनको अब आप टीम से बाहर नहीं कर सकते। सर्टनली, और होपफुली ही इज कंसिस्टेंट। शुरू में पता है हमें कभी कभी पता नहीं ये हमें लगता है या ये एक्चुअल होता है, जब कोई नया गेंदबाज आता है, जब कोई नया बॉलर आता है तो या मुखालिफ टीम ने उसे स्टडी नहीं किया हुआ होता, उसके एक्शंस का नहीं पता होता, वो किस तरह से गेंद फेंकता है, अभी यू नो मिस्ट्री होती है। थोड़ा वक्त गुजरता है, जिस रफ्तार से वही बॉलर पहले विकेटें लेता है वो रफ्तार कम होती रहती है, विकेटें कम होती रहती हैं, बिकॉज़ उसकी फुटेजेस अवेलेबल होती हैं, उस पर लोग रिसर्च कर लेते हैं, उस पर स्टडी कर लेते हैं। इज दैट सो? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपने पिछला सवाल जो है वो शदाब के हवाले से किया था और इस सवाल को मैं शदाब के साथ ही कनेक्ट करना चाहूंगा। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, हसन अली ने बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए वो बॉलिंग के एतबार से। शदाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वहां पर फखर जमान फखरे पाकिस्तान बने। लेकिन वक्त के साथ आपने देखा कि इनके खेल में जो है वो बजाय बेहतरी आने के इनका खेल नीचे की तरफ आया, बिलखुसूस शादाब खान। मुझे कहीं ऐसा लगता है, लोग भी ये बात करते हैं कि वो अपनी इंजरी को कैरी कर रहे हैं और इंजरी की वजह से उनकी कारकर्दगी में जो है वो उभार दिखाई नहीं दे रहा। तो आप शादाब के हवाले से बात कर रहे थे, पाकिस्तान सुपर लीग में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में उनको बड़े सरप्राइजेस मिलने वाले हैं और शादाब के हवाले से आपको बहुत सारी चीजें आगे सुनने को मिलेंगी। जहां तक वो पिछली रिजीम में टीम के लाडले थे और टीम के वाइस कैप्टन भी थे, बिना कारकर्दगी के ऊपर अब वो टीम के साथ नहीं है, उनकी वाइस कप्तानी भी चली गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शादाब टीम में आसानी के साथ लैंड करेंगे? तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होगा। बिना परफॉर्मेंस के शादाब को अब टीम में जगह मिलेगी नहीं। और उनकी PSL में परफॉर्मेंस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा फॉर हिम टू बी इन द वर्ल्ड कप टीम। जी बिल्कुल, अब ये उनकी लक है कि अबरार जो है वो अनफिट हो गए, इमाद वसीम जो है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अच्छा, आजम और रिजवान एक साथ खेल सकते हैं? बिकॉज अगर आई डोंट नो कीपिंग कौन करेंगे, आजम बड़े अच्छे हिटर भी हैं, सो वो एज अ हिटर हम उन्हें इस्तेमाल करें, उनसे इस्तेफादा तो बिल्कुल खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं। लेकिन रिजवान के लिए फिर वहां पर
जो रोल है वो डिफाइन हो गया है कि आपने देखा होगा कि कुछ मैचों में रिजवान और सरफराज खेले हैं, वहां पर रिजवान एक फील्डर की हैसियत से आपको फील्ड में नजर आए हैं और सरफराज ने विकेट कीपिंग की थी। तो यही फॉर्मूला जो है वो आजम और रिजवान के सिनेरियो में होगा कि अगर आजम खान जो है वो टीम में शामिल हुए तो वो फील्डिंग करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, बल्कि वो बतौर विकेट कीपर खेलेंगे और रिजवान एज ए फील्डर। ज़बरदस्ती। थैंक यू याया फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन दिस मॉर्निंग। हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। 12 को हमारा पहला T20 है अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन ऑकलैंड और ये सीरीज़ हम बड़ा कीनली फॉलो करेंगे बिकॉज दिस इज़ आवर फेवरेट फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट इज़ वेल। अच्छा जी, अभी हम ज़रा सर्दी की सूरत हाल पे बात करेंगे। पंजाब में शदीद सर्दी है, धुंध और स्मॉग का राज है। छुट्टियां लेकिन ख़त्म हो गई हैं बच्चों की। आज से सूबे के तमाम स्कूल खुल रहे हैं, तमाम स्कूलों के औकात कार में तब्दीली करते हुए 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक स्कूल्स का टाइम कर दिया गया है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक आज 10 जनवरी से 22 जनवरी तक जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं ये 9:30 बजे खुलेंगे और 2:30 बजे इनकी छुट्टी होगी। उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मालूम कर लेते हैं। अच्छा उम्मे फरवा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप लाहौर में ही रहती हैं ज़ाहिर है, कौन सा कोई कल शिफ्ट हुई हैं, इस दफ़ा जो सर्दी पड़ रही है क्या वाकई ये हमारे दोस्त और रिश्तेदार एग्जैजरेट कर रहे हैं या बहुत ठंड है आजकल? नहीं अब्दुल्ला, सर्दी वाकई ही बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस तरह की शिद्दत की सर्दी है। अच्छा, इस सर्दी इसलिए ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है क्योंकि ये खुश्क है। इस दफ़ा बारिशें नहीं हुई। अमूमन देखने में आता था कि बारिशें पड़ती थी और तब सर्दी होती थी, लेकिन जिस तरीके से धुंध पड़ रही है और खुश्क सर्दी की वजह से आम तौर पर जो सर्दी हम पिछले सालों में कई सालों में देखते आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं लाहौर में तो मेरी पैदाइश और उसके बाद यही सिलसिला लाहौर में ही चल रहा है, तो इस तरह की सर्दी मैंने कभी नहीं देखी। और अगर हम महकमा मौसमियात के हवाले से बात करें तो वो कहते हैं कि 2020 में भी ऐसी सर्दी पड़ी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उससे भी ज़्यादा सर्द है क्योंकि बारिशें नहीं हो रही और सर्दी खुश्क ब खुश्क होती ही चली जा रही है। और यही वजह है, और ये इस तरह की सर्दी है कि आपके जिस्म के अंदर घुसती है, आप जितने मर्जी आप कपड़े पहन ले, हमें लग रहा है कम से कम आपने 4 स्वेटर पहने हुए हैं इस टाइम और एक जैकेट। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर आपने नहीं पहना ना और आप ये कोई भी टोपी वगैरह या कैप नहीं लेते या अपने आप को सही तरीके से कवर नहीं करते तो ये बात जहन में रख लें कि आपको चेस्ट इन्फेक्शन भी हो रहा है और फैलावा भी हुआ है। एंड इट इज़ बेटर कि आप एहतियात करें, आप एहतियात करें, एहतियात करना बहुत बेहतर है। अच्छा, जो आपके इर्द गिर्द पीछे कहीं बच्चे मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑलमोस्ट कोई 9:30 बजने वाले हैं, दिखाएं ज़रा क्या माहौल है और स्कूल्स का क्या सिलसिला रहेगा? अब्दुल्ला, ये आप देखें कि इस वक्त मैं स्कूल के बाहर ही मौजूद हूँ। 9:30 बजे का टाइम है और स्कूल का, और ये भी आपको यकीनन अब्दुल्ला मेरी बात से आप इसको एग्री करोगे कि ये पहली मरतबा हुआ है कि स्कूल 9:30 बजे लाहौर के अंदर खुले हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तो आप देखते हो कि वहाँ पे अमूमन या तो छुट्टियाँ हो जाती हैं या टाइम का रद्दोबदल कर लिया जाता है, लेकिन लाहौर की तारीख में ये सबसे पहले हुआ है कि स्कूल 9:30 बजे लग रहे हैं। और जो बंद होने का टाइम होगा यानी छुट्टी जब होगी वो कोई 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक का टाइम रखा गया है। अब आप यहीं से सर्दी का अंदाज़ा लगा लें। और यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनको पेरेंट्स ने अच्छे से कवर किया हुआ है। एक तो महकमा तालीम पंजाब की जानिब से भी हदायत है कि बच्चों को जैकेट, स्वेटर्स, टोपी और जो कुछ आप गर्म रखने के लिए बच्चों को पहना के भेज सकते हैं वो स्कूल भेजें। और सुबह में इतनी धुंध है और ख़ास तौर पे आपको पता है बच्चे या तो मोटर बाइक्स पर आते हैं, रिक्शे में आते हैं, कोई टोंगा पे भी आता है, और बाज़ औक़ात तो ये भी है कि उन्होंने वैन्स भी लगवाई हुई हैं। तो देखिए जिस हालत में भी बच्चों को लाया जा रहा है, बच्चे को सर्दी तो लगनी है। और यहाँ पे हमने नन्हे मुन्ने बच्चे देखे और वो सर्दी से कांप रहे थे, यानी कि अभी 9:30 बजे हैं तो इतनी सर्दी के बच्चा बच्चा सर्दी की वजह से कांप रहा है। तो ये यहाँ पे सूरत हाल है। अच्छा, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाहिर है बहुत ज़्यादा सर्दी, और ये वाकई महकमा मौसमियात तो कह रहे हैं कि जी ठीक है इससे पहले भी पड़ी है, लेकिन फील्स लाइक वाला अंसर जो है ना, कोई एक बंदा एग्जैजरेट कर सकता है, सारे ही एक बात कर रहे हैं। आप जिससे बात करें लाहौर में वो कह रहे हैं भाई ऐसी ठंड हमने महसूस नहीं की इससे पहले। बच्चों के वालिदैन पे एक बोझ बड़ा पड़ता है, वो जो गर्म कोट लेने पड़ते हैं, वैसे तो बड़े बहन भाइयों के भी इस्तेमाल हो जाते हैं या कज़न्स वगैरह के, लेकिन ज़रा रिलैक्सेशन है स्कूलों की तरफ से कि भाई हाँ आप स्कूल का स्वेटर एक पहन रहे हैं लेकिन उसके ऊपर आप अपनी जैकेट्स वगैरह पहन सकते हैं, या आप कोई और स्वेटर भी पहनना चाहें तो पहन सकते हैं।
अच्छा, आज तो देखो अब्दुल्ला पहले दिन है, अब पता नहीं ये लोग इजाज़त देते हैं, बच्चों को नहीं देते, लेकिन बच्चों ने मुख्तलिफ कलर्स के कोट और जैकेट्स पहनी हुई है, क्योंकि यूनिफॉर्म वाला कोट जो आपको पता है वो एकदम से तो नहीं कोई ले सकता। अब कोट भी अगर लेने जाएंगे, जिस तरह की सर्दी पड़ रही है उसकी प्राइसेस भी इतनी पहुंची हुई है कि आप खरीद नहीं सकते हो। और जिस फैमिली में 4-4, 5-5 बच्चे हैं, वो एकदम से 10 से 15 हज़ार का खर्चा कहाँ से करेगा? तो यही वजह है कि पेरेंट्स के पास, जिस किसी के पास जैकेट जिस कलर की भी है, उन्होंने अपने बच्चों को पहनाया है। जिसके पास कोई टोपी है, किसी के पास कैप है, किसी के पास मफलर है, यानी जिसके पास जो जो चीज़ें हैं वो अपने बच्चों को, या आप देख भी रही हो छोटी सी बच्ची है, इसको कितना कुछ पहनाया हुआ पेरेंट्स ने। तो ये इसी तरीके से बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन अब्दुल्ला, इसमें एक बात ये भी पेरेंट्स की तरफ से आ रही है, जो जाते हैं कारोबार करने के लिए, जिन्होंने अपनी शॉप्स खोलनी है या किसी ने मुलाजमत करनी है, तो 9 बजे का टाइम होता है, आपको पता है यहाँ पर। तो उसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है। बल्कि उनका ये भी कहना है कि इस महकमा तालीम पंजाब को टाइम कोई मुनासिब रखना चाहिए था, ताकि बच्चों को छोड़ने और फिर अपनी जॉब पर जाने के लिहाज से कोई मसला ना हो। ये पेरेंट्स की तरफ से आ रही है, लेकिन बच्चों की तरफ से यही आ रहा है कि छुट्टियाँ दे दें, क्योंकि सर्दी बहुत है। सर्दी बहुत है। बहुत शुक्रिया, सर्दी तो वाकई बहुत है। थैंक यू उम्मे फरवा। लाहौर की कड़ाके वाली सर्दी, मतलब कड़ाके वाली सर्दी पड़ रही है। कल वो मीम आजकल आपने पढ़ी होगी, बहुत चल रही है कि भाई ज़ाती दुश्मनी पर उतर आई है सर्दी। थैंक यू उम्मे फरवा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, सो ये है सूरत हाल। मेरा ख्याल है कि स्कूल इंतज़ामिया, पर्टिकुलरली प्राइवेट स्कूलों के ज़्यादा चोचले होते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म की ही टोपी हो और ग्लव्स भी मैचिंग हों और कोट हो। भाई नई कोट ख़रीदे जा सकते, ये 5 से 7, 3, 4, 5 हज़ार का तो हमारे ज़माने में स्कूल यूनिफॉर्म का कोट मिलता था, स्वेटर के ऊपर जो आपने पहनना होता था। सो आई गेस थोड़ा सा जो महंगाई है, जो हालात हैं, जो माशी सूरत हाल है, रिलैक्सेशन देनी चाहिए वालिदैन को भी कि ठीक है, एक आध स्कूल का स्वेटर है, उसके ऊपर आपने जिस तरह भी बच्चों को कवर करना है आप करके बच्चों को भेज दें। जी, एक बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। ख्वाहिश होती है, सबको अच्छा लगता है बाज़ लोगों के अलावा, कि ट्रैवल करें, दुनिया घूमें। क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जो दुनिया में 195 में से 194 ममालिक घूम चुका हो आया हो? आउट ऑफ 195, 194 ममालिक ये जा चुके हैं। पाकिस्तान 3 दफ़ा आ चुके हैं। और ये कौन हैं? ये एक भारतीय शहरी हैं जो कि व्लॉगर हैं, अपने ट्रैवल को भी कैप्चर करते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में दुनिया को बताते हैं, और इनका नाम है रवि प्रभु। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देते हैं, ये बाय द वे बहुत से लोग इंक्लूडिंग अस जिन्होंने पूरा पाकिस्तान शायद नहीं देखा होगा, ये पूरा पाकिस्तान भी देख चुके हैं। और ये तीसरी दफ़ा है कि ये ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान आए हैं, ब्लॉगिंग करने के लिए पाकिस्तान आए हैं। दुनिया में सिर्फ 276 लोग हैं, 276 पीपल देयर आर इन द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया घूम चुके हैं, एज इन पूरे 195 ममालिक की सैर कर चुके हैं। और इंशाल्लाह जब ये कर लेंगे तो ये 277 में होंगे। दिस इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन इनटू द स्पेस। सो ये बहुत ही रेयर बात है। रवि को हम कहेंगे खुश आमदीद। Ravi, it's good to have you over. We have heard about you a lot, and finally we have gotten a chance to meet you in Karachi. So this is your 3rd time. But you know, is it like always that you once go to a country and then you want to go back to that country? What brought you back to Pakistan for the 3rd time? Yeah, to be honest, since I don't have a lot of time traveling, I'm not a full-time traveler. I can only cater maybe hafta 15 days for one particular travel experience, and then when you see that the country is much broader and wider, so बहुत सारा चीज़ है देखने के लिए, इसलिए बार-बार। So पहले आपने कुछ हिस्सा देखा and then you again came back and saw and went to the rest of it, and now where have you been this time around? This time I crossed the Wagah border on foot, and then I went to Lahore, and Lahore to Multan, because there is one prehistoric temple there in Multan. Interesting. It's called the Prahlad Puri temple. I went to see the Prahlad Puri temple. From there I took a train journey because I wanted to experience Pakistani trains. Oh, wonderful. And then train journey to Karachi, and then from Karachi I went into Balochistan to Hingol National Park. There's a Hinglaraj Mata, there's one prehistoric, one very famous temple. Very temple. So, and then I came back to Karachi for your show. Oh, wonderful. So, naturally एक सवाल बनता है, you know, this, I'm sure a lot of people must have asked you this question, that out of 194 countries that you've been to,
you know, it must be difficult to name one. You can name 5 जहाँ आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा, or you know, which left an impression on you. Okay. Definitely Pakistan, because having been born in India and raised in India, you have a different perception of a country, which was also once part of undivided India. True. And then I mean, there's a lot of misconceptions on both sides. So I've always been curious to see what Pakistan is like. And then once I came... क्या पाकिस्तान में सब वैसे ही नज़र आते हैं जैसे बॉलीवुड फिल्मों में नज़र आते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होता. So the first time I came to Pakistan... जब आपने यहाँ आके देखा कि लोग आदाब नहीं कर रहे हैं दूसरे को, तो did it surprise you? No, it didn't surprise. I mean, since I've traveled a lot, I mean, I understand. But Bollywood, I mean, it shows a lot of other things in India that don't exist as well, because it's a creative industry, so we have to understand. But first time I came to Pakistan, I was really surprised by the respect and the love that was given to an Indian. Every place I went to, मैंने बोला था मैं इंडिया से हूँ, साउथ इंडिया से हूँ, मेरा मदर टंग तेलुगु है. Wow. और इज्जत बढ़ जाती है. So these days, this trip, I tell everybody I'm a Telugu speaking. Everybody says Pushpa झुकेगा नहीं. So everybody has seen Pushpa. And it's like everybody knows Prabhas. Everybody knows Ramcharan. So it's very... Yes, Tollywood films are really popular now. Yes. Who hasn't watched them? Yeah. So the first time I've been to northern areas of Pakistan. I've been to Babusar Top, Naran Valley, and then Abbottabad, Lahore. What are the similarities that you find between the two countries? You've been to northern areas of India as well. Yeah, no, yeah. So I think, I mean, rather than talking about similarity, it's easier to talk about the differences, because the differences are lesser than the similarities. So what are the differences then? I don't see any, to be honest. Wonderful. Other than the geographical land border, the people look very similar. They're lighter skinned people in India, darker skinned people in India, just like in Pakistan. And then the language is very similar. बहुत ज़्यादा ज़ुबानें कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक जैसी चीज़ें इन्होंने भारत और पाकिस्तान में नोट की हैं, लेकिन हम भारत और पाकिस्तान की तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी ये बहुत सारे, मतलब 194 मुल्क ये घूम चुके हैं. कभी किसी मुल्क में गए, कोई ऐसी सूरत हाल बनी कि आपने सोचा हो कि यार प्रॉब्ली यहाँ नहीं आना चाहिए था, या यहाँ आके ज़रा कोई टेंशन वाला माहौल हो गया? कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? बहुत बार होता है. बट वंस यू आर अ ट्रैवलर, आपका माइंड में ये सब चीज़ होता है, क्योंकि यू आर वेरी अडेप्टेबल. मीनिंग एक बार प्लेन मिस होता है, सो कई बार मेरा गलती से, कई बार airline की गलती से, but you get used to this stuff, right? Because you're a seasoned traveler, it doesn't really affect you a lot. I mean, of course, there are situations where you say, all right, I should not have been in this situation, but this situation could happen anywhere. It could happen in India, it could happen in USA, it could happen in Pakistan. So as a traveler, you're much broad-minded. So thereby. All right, Ravi, hold that thought. जिनसे ब्रेक में भी हम मुसलसल गप्पे लगा रहे थे, बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे भाई कौन से खाने अच्छे लगे 194 मुल्कों में, कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा हसीन है, कहाँ हमें अगली दफ़ा जाना चाहिए. सो यस, रवि प्रभु हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक भारतीय व्लॉगर हैं, ट्रैवलर हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये है इनकी कि ये एक आईटी कंसल्टेंट है, फुल टाइम इनकी जॉब है. वैसे आजकल अमेरिका में आईटी की वजह से रहते हैं, लेकिन ये काम करते हैं, छुट्टी लेते हैं और फिर घूमते हैं. सिर्फ दुनिया में 276 ऐसे लोग हैं जो तमाम ममालिक घूम चुके हैं. सो ये आखिरी मुल्क आपने कौन सा छोड़ा हुआ है? वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका. सो ये क्यों, अमेरिका से तो करीब है, ये आपने क्यों छोड़ दिया फिर? बिकॉज इट्स सो क्लोज. I thought that would be easier, but then this happened to be the most difficult country for me to get a visa. It took me 6 months to get a visa. There is no Venezuelan embassy in the USA. So I had to go to Mexico to apply for a visa, and then I have to go back to Mexico to get the visa. So अभी आपके पास वीज़ा है? वीज़ा अप्रूव हो गई, मगर अभी प्लान कब कर रहे हैं जाने का? I have 3 months time. अच्छा. So इन 3 महीनों में आप कभी भी वेनेजुएला चले जाएंगे और फिर आपके 195 मुल्क मुकम्मल हो जाएंगे. What's next then? This is an achievement that you would have achieved. This is a thing done. Yeah. See, once a traveler, always a traveler. So I was thinking, this is my 3rd and last trip to Pakistan, and this trip I could not go to Mohenjo-daro. What does it mean? क्या आप दोबारा आएंगे? There you go. So that's how, right? When you travel, it's impossible. Like you were born and raised in Pakistan, let's say. And then you probably haven't seen all of Pakistan. So one lifetime is not enough to see a country. Just imagine the world.
True. So you would keep traveling, and you know, you would go to other parts of the countries that you hadn't been to. Oh, wonderful. So, and I'm ashamed to say that in India there are 28 states. I have not seen 5 or 6 states. So there is still a lot of things pending. India एक बड़ा मुल्क है, पर China इतना बड़ा मुल्क है. Have you been to China? Yeah, I've been to China 3 times as well, but probably covered less than 5%. हाँ, but luckily I've been to all 50 states in the US. अमेरिका में आप 50 की 50 स्टेट्स घूमे. सो आपको दुनिया में लैंडस्केप वाइज कौन से मुल्कों ने या कौन से खित्तों ने ज़्यादा मुतासिर किया? खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी की बात करें. Usually people are either mountain lovers or beach lovers, and I have. So if you let's you know talk about both. सबसे खूबसूरत बीचेस कहाँ मिले आपको दुनिया में? Seychelles, yes. Maldives. Bora Bora in Tahiti. And all of the eastern coast of Africa, you would be surprised. In Madagascar, there's a place called Nosy Bay. Happens to be one of the finest beaches. And the Caribbean has amazing beaches, Dominican Republic. And you have Mexico, beaches of Mexico like Cancun, Cozumel. And then... और सबसे खूबसूरत पहाड़? Obviously the Himalayan ranges and Karakoram ranges. Certainly. Yeah, and I went to this Hunza Valley, and I really loved the vibe in Hunza, the mountains in Hunza, driving through Kunjarab, all the way to Kunjarab. Beautiful scene. I forgot the name of this mountain. What is the biggest mountain in Nagar Valley? It's not Nanga Parbat, it's not K2. I'm drawing a blank. Okay. Nagar Valley का तो हमें पता है. In Nagar, probably I'll get the name before the end of the show. But I really loved that landscape from Hunza. You look at that particular mountain and drive through. It was an amazing feeling, you know. Oh, wonderful. एक ट्रिब्यूट हम दे दें साथ में. हमने कुछ गाने चलाने हैं और फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपको दुनिया में खाने कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे लगे. You know, मिला ही एक बंदा जिसने पूरी दुनिया घूमी है तो उससे फिर पूछे ना. रवि प्रभु हमारे साथ मौजूद हैं. बाय द वे हम म्यूज़िक की इससे पहले सब कॉन्टिनेंटल म्यूज़िक की बात कर रहे थे. ये तेलुगु बोलते हैं, तमिलनाडु से इनका ताल्लुक़ है, आंध्र प्रदेश से इनका ताल्लुक़ है. ओके, टॉलीवुड फिल्में ऑब्वियसली देखते हैं, उनके फ़ैन हैं. यहाँ भी बहुत लोग फ़ैन हैं. आपको खाने दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ अच्छे लगे? इंडिया पाकिस्तान के अलावा. हाँ, वो तो हमारे तो हैं ही अच्छे ना. So I'm a fish lover. I really love Japanese cuisine. I somehow. So सबसे अच्छी sushi आपको जापान में मिली? Yeah, अच्छी sushi obviously is from Japan. But in the US there are hundreds and thousands of restaurants. You get something very similar or something as good as Japan. So अमेरिका में भी आपको अच्छे seafood मिलते हैं. Wonderful जी. Ravi, we hope that you come back again soon and you see the rest of the country that you didn't get a chance so far. Thank you for being with us. Thank you so much. Thank you for being with us. आप इनको Instagram पे follow कर सकते हैं. आप अपना Twitter handle बताओ. Yeah, my Instagram handle is Soaring Eagle Trots. Soaring Eagle Trots. So like a soaring, like a flying eagle. Yes. That trots. Oh, wonderful. That's interesting. इंतखाबात के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ भी सुनी. आम इंतखाबात होने में 1 माह से भी कम रह गया, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर मुल्क में सियासी गहमा गहमी इंतखाबी रंग अब तक नहीं जम पाया है. लिटरली मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के तमाम केसेस ख़त्म हो गए हैं. सियासी रास्ते में हायल ताहयात नाअहली का आखिरी कांटा भी साफ हो चुका है. टिकटों की तकसीम के मामलात भी किसी न किसी तरह सुलझ गए हैं, मगर मुस्लिम लीग नून ने अब तक बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नहीं किया है. अभी प्रॉब्ली उन्हें लग रहा है कि पता नहीं अवाम नहीं कौन उन्हें इंतखाबात जिताएगा, मगर शायद उन्हें इंतखाबात में नताइज आने के बाद ये एहसास हो कि उन्होंने बहुत देर कर दी और मुनीर नियाज़ी को याद करते नज़र आए. ख़ास तौर पर नवाज शरीफ अवाम के सामने अब तक नहीं आ रहे हैं. मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद वो ड्राइंग रूम की सियासत तक महदूद हैं. तहम लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इलेक्शन मुहिम में जल्द तेज़ी आएगी. पता नहीं जल्द कब होगा वो. इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून शायद सबसे आगे है तैयारी के अंदर. जिस तरह हमने मुफस्सल इंटरव्यूज किए हैं कैंडिडेट्स के, और इस हफ्ते के दौरान अब उनकी हतमी जो फहरिस्त है वो शाये हो जाएगी. अभी भी मैं जिस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ एक इंतखाबी जलसे से निकल कर साइड के कमरे में बैठ कर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ. हम सब अपने अपने हलकों के अंदर है, लेकिन जो आपको गहमा गहमी नजर नहीं आ रही उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक हतमी टिकटों का ऐलान किसी जमात की तरफ से नहीं किया गया. देखिए, मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है, चूंकि जितनी हमारे पास टिकट के लिए दरखास्तें थी इतनी किसी जमात के पास नहीं थी. मंशूर कमेटी का इजलास भी बुध के रोज बुलाया गया है जिसमें उसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी. उसके बाद उसको भी हम लॉन्च कर देंगे. तो इस इंतखाबी अमल के लिए शायद मुस्लिम लीग नून ने जितना होमवर्क किया है किसी और जमात ने नहीं किया. अच्छा जी,
ये है इनकी मंतक। नून लीग का जो भी जवाज़ हो, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि मुस्लिम लीग नून अब तक कोई बड़ा और पुरकशिश सियासी नारा भी सामने नहीं ला सकी है। शहबाज हुकूमत दौर का महंगाई का कमर तोड़ बोझ अब तक नून लीग के कंधों पर है। उसूलन तो नवाज शरीफ को पहले से कहीं ज़्यादा सरगर्म होने की ज़रूरत थी, मगर आई वंडर पता नहीं उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही है, क्या हो रहा है। उनको अवाम में होना चाहिए, वो नहीं नज़र आ रहे हैं। मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई प्लान क्या है। राना साहब, मुस्लिम लीग नून वाले कई माह से जो बता रहे थे वही हो रहा है, सब केसेस ख़त्म, सब एतराज़ात दूर, नाअहली भी वापस, हर तरह का सरब तो रिलीफ मिल गया। अब ये बता दें कि जिस तरह का आपको अब रिलीफ मिला है, आपके सियासी मुखालिफिन आप पर नया लाडला होने का लेबल भी लगा रहे हैं। इलेक्शन में इस लेबल का आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? देखें, हम कई माह से इसलिए बता रहे थे कि सब केस झूठे थे, फ्रॉड थे और गलत तौर पे जो है वो बनाए गए थे। तो ऐसे केसेस का जिनकी कोई बुनियाद ना हो, उनको आखिर ख़त्म ही होना होता है। और हमने उन केसेस को जो है वो जो एक फितना रजीम के दौरान बनाए गए, तो उस रजीम के 3.5 पौने 4 साल भी हमने उनको फेस किया और अदालतों से जो है वो हमने अपने केस लड़के जो है वो अपना हक हासिल किया है। तो उनका ख़त्म होना जो है वो बिल्कुल एक जायज़ अमल है, क्योंकि गलत और बेबुनियाद चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उनके ख़त्म होने से तो क्या झूठे केसेस में वो ख़त्म नहीं होने चाहिए? झूठे केस ख़त्म होने से कोई लाडला बन जाता है, बल्कि ये तो एक इंसाफ का हसूल है और इंसाफ का हसूल जो है वो हर किसी को मिलना चाहिए। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून के सब रहनुमा इलेक्शन रेडी हो चुके हैं, जो आप कह रहे हैं कि हमें तो पता था इसलिए हम कहते रहे हैं। एक और मसला भी सेटल हो जाना चाहिए और वो सेटल है होने वाला मामला सीट एडजस्टमेंट का। बहुत ख़बरें चलती हैं कि भाई ये इत्तेफाक हो गया, ये इत्तेफाक ना हो सका। असल स्टेटस क्या है राना साहब? MQM पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मामलात आपके किस स्टेज पर हैं? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, लीडरशिप ने और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने हर उस वादे को जो उन्होंने किया या उनके बिहाफ के ऊपर पार्टी ने या मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया, उनको सबको हमने जो है वो पूरा किया है। और IPP के साथ जो सीट एडजस्टमेंट की बात है वो बिल्कुल सेटल हो चुकी है 100%। हाँ, उसके ऊपर हमने अपना नुक्ता नज़र रखा, उसके ऊपर मीटिंग्स हुई, बहस मुबासा हुआ। हाँ, लेकिन बिल आखिर जो चीज़ें दोनों तरफ से जो है वो जायज़ करार पाई, तो उनके ऊपर जो है वो बिल्कुल सेटलमेंट हो गई है और उसके मुताबिक वो मामला जो है वो अब ख़त्म हो गया। इसी तरह से केओ लीग के साथ भी हमारा वादा था, तो उनके साथ भी हमने जो है वो 2 अजला में, गुजरात में और बहावलपुर में जो है वो सीट एडजस्टमेंट की है। वो भी मामला जो है वो तय पा चुका है। और फिर इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मामला या मसला कह लें आप उसको, कि वो लोगों को टिकट अलॉट करने का था कि एक ऐसे प्रोसीजर के तहत कि जिसमें सही टैलेंट जो है वो भी सामने आए और लोगों के साथ इंसाफ भी हो और उस प्रोसेस को जो है वो एक बड़े करीने से, सलीके से जो है वो अंजाम दिया जाए। तो उस बारे में जो है वो हमने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो है वो की है, जो कि तकरीबन कम से कम उसमें 1 महीना जो है वो हमें लगा है। दिन रात हमने जो है वो सुबह से लेकर शाम तक उस काम को निपटाया। तो फिर इतना टाइम लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो अप्लाई किया। तो हमने, और ये शायद किसी और जमात में ऐसा नहीं हुआ होगा कि तमाम लोगों को, जिन लोगों ने अप्लाई किया, तमाम पार्टी अहदेदारों को जो है वो सुना गया है, उनकी बात सुनी गई है और उसके मुताबिक जो है वो नताइज अख्ज़ किए गए, उसके मुताबिक जो है वो फैसले किए गए। वो भी फैसले जो है वो आलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं और हम इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक जो है उस लिस्ट को, जो हमने टिकट्स जारी किए हैं, वो जारी कर देंगे, या अगर थोड़ा लेट हुआ तो कल तक, तो इसे लेकिन वो काम मुकम्मल हो चुका है। चलें जी, अब आप कह रहे हैं सब काम हो चुका है, सब सेट चल रहा है, तो ये भी बता दें राना साहब कि मुस्लिम लीग नून की बाकायदा इंतखाबी मुहिम कब शुरू होगी? ठीक है, आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने हलकों में जा रहे हैं, लेकिन अवाम नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़,
को किसी मुहिम की क़यादत करता देखेंगे? कब देखेंगे? बयानिया क्या होगा? नारा क्या होगा? देखिए, इसमें तो कोई शुबा होना नहीं चाहिए, ना ये सवाल होना चाहिए कि क़यादत कौन करेगा। क़यादत तो मियां नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। बाकी जो है वो हमारी जो मेन लीडरशिप है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो जलसों से ख़िताब करेगी पूरे पाकिस्तान में, और उसका शेड्यूल भी तैयार हो चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो 17 जनवरी से जो है वो अपने जलसों का जो है वो आगाज़ करेंगे, और आलमोस्ट वो कोई तकरीबन जो है वो कोई 12 से 15 डिवीज़न्स में जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जो है वो आवाम से ख़िताब करेंगे। इसी तरह से जो है वो मैडम मरियम नवाज़ साहबा का जो है वो प्रोग्राम तरतीब पा चुका है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का प्रोग्राम जो है वो तरतीब पा चुका है। हमजा शहबाज साहब जो है वो बुनियादी तौर पे लाहौर को देखेंगे, और इसके अलावा भी वो पंजाब में बाज़ जगहों पे उनका भी जो है वो प्रोग्राम जाने का है। तो ये इस तरह से 15 जनवरी से लेके, क्योंकि मरियम नवाज साहबा जो है 15 तारीख से जो है वो अपना इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर रही हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी 15 से कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई तकरीबन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो कोई 60 के करीब जो है वो बड़े जलसे, बड़े प्रोग्राम जो है वो मुल्क भर में जो है वो करेगी। तो इस तरह से इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में जो है वो गिला शिकवा दूर हो जाएगा कि जी मुस्लिम लीग जो है वो इलेक्शन कैंपेन में नज़र नहीं आ रही, या मीडिया पे जो है वो नज़र नहीं आ रही। अब मीडिया पर अगर सारा दिन हम 10-10 घंटे जो है वो लोगों के इंटरव्यूज़ करें, सारा काम करें, तो फिर टाइम जो है वो थोड़ा फिर शॉर्ट हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपको हर चीज़ जो है वो नज़र भी आएगी, और इंशाअल्लाह इसको भरपूर तरीके से जो है वो चलाएँगे। और 10 दिन की कैंपेन के बाद जो है ये मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि ये जो बातें हो रही हैं कि जी वो जी सोशल मीडिया में बड़ा ही धूम मची हुई है, जी वो उनका वोट जी बड़ा पक्का है, कच्चा है, ये सारी चीज़ें जो है ये ख़त्म हो जाएंगी, और आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एक वाज़ेह बर्तरी से जो है वो कामयाब होने जा रही है, और इंशाअल्लाह कामयाब होके इस मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे, इस ज़हमत में से जिसमें मुब्तला किया गया एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, उससे जो है वो मुल्क को निजात देंगे। यू सीम प्रीटी कॉन्फिडेंट राना साहब। लेट्स सी वक्त बताएगा आपका कॉन्फिडेंस दुरुस्त है या नहीं। लेकिन ये चंद दिन तो काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि चंद दिन में बस ये कैंपेन शुरू हो जाएगी। अब 60 तो दिन नहीं रह गए हैं जितने आपने जलसे गिनवा दिए। एक और राय आपके पुराने साथी की थी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की, कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के मौजूदा हाइब्रिड प्लस निज़ाम में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं सदर मुमलिकत बनना चाहिए। इस पे कोई गौर व खौज हुआ है? मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये राय किस बुनियाद पे दी है। उसकी वजह ये है कि सरबराह हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो वज़ीर आज़म है। सदर के पास तो कोई इख्तियार नहीं है, वो तो एक जो है वो एक आइनी अहदा है, इख्तियार उसका कोई नहीं है। ही हैज़ टू डू एवरीथिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ की ज़रूरत है इस मुल्क को कि वो एक जो है वो ऐसे अहदे पे हों कि जो है वो ऑपरेशनल हो, और जिसके ऊपर बैठ के वो मुल्क को जो है वो इस बहरान से निजात दिला सकें। तो वो मेरे ख्याल में तो वज़ीर आज़म ही है। बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। सो ये है लेटेस्ट फ्रॉम मुस्लिम लीग नून। मुल्क के ज़्यादातर इलाके शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में हैं। अभी हमने लाहौर का आपको हाल बताया था। सर्दियों की बारिश का इंतज़ार है ज़्यादातर जगहों पर, और कहीं सर्दियों की नरम गर्म धूप से लोग महसूस हो रहे हैं। कराची में भी 1-2 दिन से हवाओं में ठंडक बढ़ने लगी है। लिटरली रात को तो बहुत चिली हवा हो जाती है। बलूचिस्तान में सर्द मौसम अपनी रिवायती खूबसूरती दिखा रहा है, जिसके रंग हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। ज़ियारत में आपने देखा था क्या सफ़ेदी की चादर ओढ़ी हुई थी पूरी की पूरी वादी ने, और वैसे तो बर्फ़बारी भी हो रही है, लेकिन अभी भी उस तरह से जो मैदानी इलाकों में बारिशें होती हैं पर्टिकुलरली जनवरी में, वो नहीं हो पाई हैं। खैर चबन, तोबा, अचकज़ई की सड़कें बर्फ़ से ढक चुकी हैं। ज़ियारत समेत वादियों का हुस्न पूरी तरह दिस इज़ स्टनिंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की ये शदीद लहर अभी मज़ीद कुछ दिन बरकरार रहेगी।
अच्छा, कोयटा चलते हैं क्योंकि हम तो ज़रा गुम से हो गए थे इन मनाजिर में। सलमान अशरफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं इतनी सर्दी में। बलूचिस्तान में अगर मौसम की बात की जाए तो वादी कोयटा और गिरदनवा में आज मतला साफ और मौसम सर्द है, जबकि जो अतराफ़ के एरियाज़ हैं कोयटा के, वहाँ पर सर्दी की शिदत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बिलखसूस सर्दी की शिदत के बायस जो हन्ना झील है एक तफरीही मकामात में मुकम्मल तौर पर जम चुकी है। पानी जो वहाँ पर खड़ा हुआ था झील के अंदर वो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जबकि अतराफ़ जो अंदरूनी शहर है उसकी सूरत हाल ये है कि जहाँ जहाँ बहता हुआ पानी है वो अपनी जगह सुबह के औकात में जमा हुआ नज़र आ रहा है। सर्दी की शिदत में भी इजाफा है, जबकि अंदरून बलूचिस्तान सूरत हाल ये है कि वादी ज़ियारत, कल्लात, कान में तरजई, खानोजई, किला सैफुल्ला और उससे जो दीगर मलका इलाके हैं शुमाली अजला के, वहाँ पर सर्दी की शिदत में शदीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बर्फ़बारी और बारिशों का सिलसिला भी वक्फे से वहाँ पर जारी है और बारिश और बर्फ़बारी के बाद जो चलने वाली हवाएं हैं वहाँ पर मौसम उसने मज़ीद सर्द बना दिया है। थैंक यू। और अभी हमें बताएंगे ज़ियारत से नूर जमान अचकज़ई। जी, बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाला मगरबी स्पेल थम चुका है और मगरबी हवाएं जो इस वक्त बलूचिस्तान के शुमाल बालाई इलाकों से निकल चुके हैं। बेशतर इलाकों में मतलब साफ़ हो चुका है, लेकिन वादी ज़ियारत, कान में तरजई, तोबा काकड़ी, बरशोर, खानोजई और बालाई बलूचिस्तान खासकर पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद वहाँ पर राब्ता सड़कें तो बहाल हो गई है, जबकि ज़ियारत में खासकर गैस और बिजली की जो सप्लाई है वो इनकी लोड शेडिंग के मसाइल के बायस सयाहों की आमद मुतासर हुआ है। दूसरे स्पेल के बाद जहाँ कहीं बारिश हुई है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों बालाई इलाकों में जो बर्फबारी हुई से ज़राअत और बागात पर इसके बड़े अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं, लेकिन शदीद सर्दी की एक लहर भी साथ लाई है। लेकिन मगरबी सिस्टम निकल चुका है, लेकिन साइबेरियन हवाएं पीछे छोड़ गई है। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता इंजमाज से कई दर्जे तक नीचे जा चुकी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के मुताबिक वादी ज़ियारत, कान में तरजई, खानोजई, तोबा काकड़ी, बरशोर के जो बुलंद बालाई इलाके वहाँ पर आज सुबह -4 रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इसकी जो असासियत है वो 6 से 7 दर्जे महसूस किया जा रहा है, क्योंकि शदीद सर्दी की इस लहर के बाद जहाँ बहता पानी जम चुका है, सड़कें जम चुकी है, जो पानी के आबशार है ज़ियारत और दीगर इलाकों में वो बड़े बड़े आबशार जम चुके हैं। कुदरती चश्मों के से बहता पानी जम चुका है। बलूचिस्तान में अमूमन सिंध से सयाह आते हैं, लेकिन वो कोयटा और दीगर इलाकों तक महदूद है, क्योंकि ज़ियारत और दीगर इलाकों में जो वसाइल है उसके मसाइल की वजह से जो गैस की सप्लाई मुतासर है। वादी ज़ियारत के गेस्ट हाउस मालिकान का कहना है कि चूँकि गैस की सप्लाई मुतासर होने की वजह से मजबूरन वो सनोबर का कीमती जंगल काट कर जलाने के लिए इस्तेमाल करते। Thank you, Noor Zaman. I'm sure it must be difficult to report in such extreme weather conditions, क्योंकि शदीद ठंड आपके बोलने से भी महसूस हो रही थी कि आपसे बोला भी नहीं जा रहा, बिकॉज ये आप हाल देखें ना, फिर इस पर लोड शेडिंग भी हो। और बाय द वे, those who wish to see snowfall, they can always go to ज़ियारत। अगर आप कराची में हैं या अतराफ़ में हैं तो आप तो यहाँ का रुख कर सकते हैं और ये हसीन मनाजिर देख सकते हैं, इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की अभी बात करेंगे, क्योंकि बड़ी ही ज़बरदस्त स्पेशल मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है सेगमेंट, अगर आपका ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी से है, अगर आप स्टूडेंट हैं जो यूरोपीय ममालिक में पढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप यूरोपीय मुल्कों में सेटल होना चाहते हैं, तो क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं आपके लिए, वो हम यहाँ खंगालने की या जानने की कोशिश करेंगे। और फिर इलेक्शंस के मामला तो हैं ही। इन ताल्लुकात में मज़ीद वसत देने में पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ी डॉक्टर रीना क्योंका की खिदमत काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान की मसनूआत को यूरोपीय मंडियों तक पहुँचाने और पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए डॉक्टर रीना क्योंका हमेशा पेश रही हैं। GSP+ स्टेटस की एक्सटेंशन है। किस तरह से पाकिस्तानी ट्रेडर्स, पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी, सनतकार फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत सी मुलाकातें भी करेंगी और इसी सिलसिले में कराची में भी मौजूद हैं। एग्जैक्टली क्या मसरूफियात रहेंगी ये डॉक्टर रीना से ही जान लेते हैं। द EU Ambassador to Pakistan, Dr. Reena Kyonka, is with us in the studios. Your Excellency, thank you for being with us this time in Karachi studio. So what brings you to Karachi? Because we have had you via video link in Islamabad before. Yes, well, this time I'm in Karachi focusing on trade, very much on trade in the context of the rollover of GSP+. And I have been meeting with the Pakistani business community, with business organizations, European businesses, to see what we can do to diversify
the exports that Pakistan sends to the EU, because they're quite considerable. All right. So, both the parties are certainly interested in expanding the trade volume, the EU and Pakistani traders and business community. What are the exact benefits or relaxation that, this GSP plus status extension has brought for Pakistani business community? Well, the GSP plus is it's an autonomous trade concession to Pakistan, so that exporters from here can send their goods to the European single market with either preferential duties or most of them without duty-free. Duty-free. So it makes the products more competitive in Europe, and it's been wildly successful in terms of the exports. Exports have risen by 108% since the program started. There has recently been a report published as well, I guess, in November. So that's right. That's right. So that's what we're looking at, is how to actually diversify the products being sent, because it's mostly textiles. Yes, diversification is important because Dr. Reena का कहना है कि एक तो ड्यूटी फ्री पाकिस्तानी ताजर अपनी मसनूआत यूरोपीय मंडियों तक पहुंचा सकते हैं, जो कि certainly उनको competitive बनाती हैं, जो दीगर मसनूआत वहाँ मिल रही होती हैं एक जैसी उनके मुकाबले में, क्योंकि आपको ड्यूटी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी तो आप कम नरखों पे बेच सकेंगे. फिर टेक्सटाइल के बाहर भी हमें निकलना चाहिए. Talking about diversification, Dr. Reena, Your Excellency, how can we, what other things can be offered to European countries? Because yes, there has been expansion in textile trade as well, but we should explore more avenues, I believe. Oh, I completely agree with you. I mean, textiles is important for sure. Yeah. But what about leather goods? What about more sporting goods, surgical goods, that sort of thing? That's one thing. And we are really good at these things. Yes, yes, absolutely. But we would like also to try to expand the program so that small and medium-sized enterprises can have a cut at the benefits of GSP+. So, smaller IT, handicrafts, tourism, fashion, gems and jewelry. These are all areas that are not being exploited at this point. Is there any incentive that women traders or business entrepreneurs or business women can enjoy? Maybe because we here try to encourage women to be independent and start their own things. Absolutely, yeah. So no, that's part of what we're trying to do is focus on women entrepreneurs. And an added advantage to the women entrepreneurs, maybe. Yes, because when a woman-owned business has that opportunity to export to the EU duty-free, then you're affecting not only just one business, but you're probably affecting several generations. True. So, कह रही हैं ख़वातीन के लिए कुछ इजाफी मराद देने का भी सोचा जा रहा है, और कोशिश ये है कि हम टेक्सटाइल के अलावा भी अपनी मसनूआत यूरोपीय मंडियों तक पहुंचा सकें, यूरोपीय ममालिक को भेज सकें, जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें स्पोर्ट्स गुड्स हैं, जिसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जिनका अभी हमने तस्करा किया है. All right, Your Excellency, a lot of our foreign exchange comes from the remittances that our workforce sends us, and most of them are based in the Gulf region as well, some in the US, and a few, a considerable amount in the EU as well. But how can we expand that? There are people doing that on individual level, trying to move and settle skilled and unskilled laborers and professionals to the European countries, but can it be done systematically? Can there be an MOU between EU and Pakistan so that people don't have to people can probably get through easier? Yeah, we're working on something like that, actually. So there's migration and mobility is one of a traditional part of our dialogue, EU and Pakistan anyway, and it's mostly been in the past focused on the migration side of things. But we're increasingly looking at legal mobility, legal pathways for people, especially young people, given how young this country is, to come to Europe for a while, work there, and then come back. And this is something called the Talent Partnership that we are working together with our member states on, and we've just getting it up and running, so we're quite hopeful that will provide some opportunities like the ones you're describing. When can we expect a breakthrough in this? Oh, don't ever ask a good Eurocrat to give you a deadline. But soon, hopefully. We're working on it. Oh, wonderful. All right, so Dr. Reena, this is the election year, as you know, and there's a lot of
political activities happening around, and we see some UK and US diplomats meeting the prominent political leaders. So do you also plan to engage in some some meetings, the political leadership, the local political leadership, yes, mainstream? I have a couple during this trip, and I'm seeking other meetings in other cities where people happen to be. It's a little bit tough because a lot of the political leadership is out campaigning, so targeting. I'm sure they would take out time for you. I'm hoping. Yes. Yes, they would. Yes. And the EU has also a tradition of sending independent observers to elections or to the electoral process. So do you continue to carry on with that tradition? Would there be observers coming this time around as well? Well, we have sent observers, a full-fledged election observation mission in the last 4 elections. Now, in order to schedule something like that and budget for it, in fact, we need to know several months in advance when elections are coming. And as you know, as we all know, we haven't known, we've known when the elections would happen, maybe was it from November, end of November? So that was a little too late to send a full-fledged mission, but what we are doing is sending a handful of election experts who will come in, look around. They will stay for several weeks. What they will not do is issue a kind of political assessment after the elections, but they will write a report and give recommendations which will be submitted to the government. And if the government be published? If the government agrees, then it will be published. So it's up to the government. So it has been almost 1.5 years for you to be here. How have you liked it so far? We have talked about politics, we've talked about trade. So how have you been to the country so far? Yeah, I really like it. I've traveled around a lot. I've met a lot of different people in different parts of the country. I'd like to do a lot more of that. So I have enjoyed myself. It's never boring here, I have to say. It's always a lot going on in Pakistan, but I like that. So. There's so much going on in politics, otherwise as well. So I'm sure there's never a dull moment in our lives as well. We have to take a break right now. कुछ देर में वापस आएंगे तो कुछ और सवालात इनसे करेंगे हम. Meanwhile, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, students वाली बात रह गई है, वो हम ज़रूर पूछेंगे. All right, Your Excellency, we are well aware and we are super impressed by your talent. You're a beautiful trumpet player and you paid tribute to Pakistan on the last 14th of August, consecutive 2 years rather, I believe. Right. And this was a collaboration with the local artists. How did this idea come about? Oh, it was an idea that came up in the delegation, and we have an excellent local production team who helps us with these videos. And you know, I practice regularly, so I was ready to go and very interested in doing this, because for an amateur musician to play with professionals, it's wow. And how was the experience then? It was terrific. Once the idea was executed. It was one of those mountaintop experiences. I'm sure, but it's beautiful. This is a beautiful rendition. We loved it so much. How many rehearsals did you do before the final act? We didn't rehearse together. Really? No. Then you must be really good at it. You are, I believe. Well, the musicians, the professionals, are professional studio musicians. So you did your own part, and then everybody rehearsed their own parts, and then you got together. And then we recorded them separately, and then we recorded the video. Right. Wonderful. One question that a lot of youngsters are asking us. Obviously, this was beautiful, and we hope to see some more of it, some more of your talent, on maybe the 23rd of March or the next 14th August. A lot of youngsters are asking us, writing to us, that they want to study and go to the European countries, and it has become really expensive because of dollar-rupee parity. So can there be more initiatives regarding offering scholarships or different programs, exchange programs with universities, with EU and Pakistan? Well, we have this very successful program called Erasmus Plus, for students around the world, and for the second year in the row, we're very proud of this. Second year in the row, Pakistani students have come up with the #1 number of scholarships. Wonderful. Really proud of that, yeah. Wonderful. So that's, I think, 192 for this year's program. We've just opened the applications for next year's program, so look out for the applications. Right. All those who are interested, अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूरोपीय ममालिक में, तो अभी applications open हो चुकी हैं, आप जा सकते हैं on EU's website. Yes. All right. So वहाँ से आपको detail मिल सकती है. What other avenues do you think
you know, we can explore the EU and Pakistan, there's trade, but there can also be cultural exchanges and musical exchanges and food exchanges. And have you given it a thought as a UAE? We have, and we do some things that maybe some of your listeners, your watchers have heard about. There's something called the European Film Festival that we have done every year now. Last year around June, July we did it, and we intend to do it again. Sometimes we sponsor theater groups, theater pieces to be performed. Certainly we also help support literary festivals and that sort of thing, the 2 or 3 coming up that we support, and it's all about looking for avenues where EU and Pakistan can meet on cultural issues, because when you have a connection with culture, with the heart, then the mind follows often. True. So cultural exchange वो कह रही हैं कि अगर हम इन ग्राउंड्स पर ज़रा कुछ कॉमनैलिटीज़ ढूंढ लें so बाकी चीज़ें भी आसान हो जाती हैं, which is so true. So coming back to the elections, because you know this is mostly news channels are talking about, a few parties have reservations, but you know elections are going to be held on the 8th of February. There's a Supreme Court ruling on that. You also plan to meet the political leadership, the mainstream political leadership. Do you have a comment on how the process is going forward so far? Well, it's certainly up to Pakistan to choose its own leaders. We think in the EU that it's very important that elections are held on the 8th of February as scheduled, that they're inclusive and held in an orderly manner and ideally in accordance with international standards. This is a big year for elections. Over 50 countries in the world are electing their representatives this year, including several in the European Union and the European Parliament as well. That makes 2 billion people this year who are voting, 1 in every 4 living on the planet, and we think Pakistan should be among them. It should be. So we're also looking forward to that. Thank you, Your Excellency, you Ambassador to Pakistan, Dr. Reena Kionka, for being with us here in the studios today. Thank you for the opportunity. Good to have you over. And break your back. That is it for today. We're going to see you tomorrow.